वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे ओम्स लॉ में हमने ये देखा कि वोल्टेज और करंट ये दोनों के दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। ये हमने ओम्स लॉ में देखा था। वोल्टेज और करंट दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर हैं तो जो भी दो वेरिएबल्स होते हैं जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं उनके बीच में ग्राफ इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। तो V और I के बीच में V और I के बीच में यानी कि जैसे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस इधर है, पोटेंशियल डिफरेंस V इसके और करंट करंट है I, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट I इनके बीच में ग्राफ इज ऑलवेज विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन। ऐसा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। ये तो हो गया V और I के बीच में ग्राफ। ठीक है, मतलब जिस तरह से वोल्टेज बढ़ता जाएगा उसी तरह से करंट भी बढ़ेगा। मैं वोल्टेज को इधर बढ़ाता जा रहा हूँ तो इधर करंट भी बढ़ता जाएगा। तो ये तो हो गया ग्राफ बिटवीन V एंड I। उसके बाद अगर ये चीज तो हमने बता दी कि ग्राफ V और I के बीच में इस तरह से बनेगा। तो अब जरा देखिएगा, मुझे कुछ डेटा दे रखा है। मैं तो ग्राफ बनाना जानता हूँ जब मुझे x और y की वैल्यू पता हो। यहाँ पर देखिए मैंने x एक्सिस पर ले लिया पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V और y एक्सिस पर मैंने ले लिया करंट यानी कि I। तो अगर मुझे x और y की वैल्यू मुझे मालूम है, अलग अलग पॉइंट्स मुझे मालूम है, तो फिर मैं ग्राफ में बना सकता हूँ। तो बेटा एक क्वेश्चन नोट करिएगा, एक क्वेश्चन देखिएगा। मतलब जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो सभी बच्चे मेरे साथ साथ करेंगे जरूर। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन है द वैल्यूज ऑफ करंट आई फ्लोइंग थ्रू अ कॉइल। द वैल्यूज ऑफ करंट आई flowing through a coil, the values of current I flowing through a coil for the corresponding values for the corresponding values of the potential difference V. Values of the potential difference V. The values of current I flowing through a coil for the corresponding values of the potential difference V across the coil across the coil are values दे रखी हैं I यानी कि करंट इन एम्पियर्स, V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट्स। ये गिवन है वैल्यूज इसकी अलग अलग। अगर I है 0.05, अगर I है 0.05 तो वोल्टेज कितना है 0.85। अगर I है 0.10 वोल्टेज है 1.70। अगर I है 0.20 तो वोल्टेज है 3.5। अगर I है 0.30 तो वोल्टेज है 5.0। अगर I है 0.4 तो वोल्टेज है 0.68। वोल्टेज है 0.68। अब ये डेटा दे रखा है, इस डेटा के हिसाब से वो आपसे कुछ पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में। इसमें है प्लॉट अ ग्राफ
plot a graph between capital V and capital I. Between capital V and capital I, and calculate the resistance of the coil. And calculate the resistance of the coil. देखिएगा ये क्वेश्चन है। अब जहां भी कहीं मेरे को ग्राफ प्लॉट करने के लिए दे दिया जाए V और I का, तो उसमें हम ये समझ जाएंगे कि भाई V और I में कुछ ना कुछ तो रिलेशनशिप होती है। हाँ जी होती है। तो V और I के बीच की जो रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप किसने बताई? वो बताई ओम्स लॉ में बताई हमको। ठीक है। अब जरा देखिएगा वो रिलेशनशिप क्या होती है। हमने ये देखा था ओम्स लॉ में। मैं इसका सॉल्यूशन देखता हूँ। भाई ओम्स लॉ या आप एक काम करिए, इस चीज को अभी देखते हैं हम। ये छोड़ो अभी, अभी तो पहले इसका प्लॉट बनाओ, उसके बाद ओम्स लॉ की बात मैं बाद में करता हूँ। पहले प्लॉट करिए। प्लॉट मतलब ग्राफ बनाना है। बेटा बस 1 मिनट के लिए वेट करिए, ये मेरी ना वीडियो पॉज होगी 1 मिनट के लिए। मैंने यहाँ पर ले लिया वोल्टेज, वोल्टेज इज इन वोल्ट्स यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, और इधर मैं ले लूंगा करंट। करंट आई इन एम्पियर। ये ओरिजिन हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर आप वोल्टेज की वैल्यू देखो कहाँ से कहाँ तक जा रही है। 0.85, 1.70, 3.5, 5.0 और 0.68। ठीक है। तो इतनी सारी वैल्यूज हैं, इनमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? सबसे बड़ी वैल्यू इसमें 5 दिखाई दे रही है। तो हम एक काम करते हैं, इसमें हम 0.5 0.5 का गैप ले लेते हैं। तो देखिए ये हो गया 0.5, ये हो गया 1.0, ये हो गया 1.5, ये 2.0, ये 2.5, ये 3.0, ये 3.5, ये 4.0, ये 4.5 और ये 5.0। तो ये सारी वैल्यूज हो गई। थोड़ा छोटा लिखा है मैंने, शायद दिखाई दे रहा होगा आपको। अब जो करंट्स हैं, करंट्स की देखो मैक्सिमम वैल्यू करंट की कितनी जा रही है? 0.4। अगर मान लीजिए मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो ये एक तरह से 0.40 है ना। हम पॉइंट के बाद कितने भी जीरो लगा सकते हैं अपनी तरफ से। तो 0.05 से 0.40 तक वैल्यू जाती है। तो इसको मैं यहाँ पर ऐसे दिखाऊंगा, इसको देंगे हम 0.05। तो अगली वैल्यू हो जाएगी 0.10, अगली वैल्यू 0.15, अगली वैल्यू 0.20, फिर 0.25, फिर 0.30, फिर 0.35 और फिर 0.40। तो ये सारी वैल्यूज हो गई करंट की। ठीक है। अब आप देखिए जब 0.05 सॉरी जब 0.85 है वोल्टेज, तो करंट है 0.05। तो 0.85 1 से थोड़ा सा कम होगा, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 0.05। ये होगा। उसके बाद जब वोल्टेज है 1.70, 1.70 का मतलब 1.5 और 2.0 के बीच में, तो करंट की वैल्यू 0.10। 1.5 और 2.0 के बीच में जब ये होगा तो करंट की वैल्यू 0.10। यहाँ पर एक डॉट लगा दिया हमने। मेरी बात समझ रहे हैं ना सभी बच्चे? किस तरह से कर रहे हैं?
समझ में आ रहा है ना अनुभव? भाई तुम तो थोड़ी बहुत आवाज है ना। यस सर। ओके, फिर वोल्टेज है जब 3.5 तो करंट की वैल्यू 0.20। जब वोल्टेज है 3.5 तो करंट की वैल्यू 0.20। सर तो ग्राफ प्लॉट करते समय बस 0.20। दिवस थोड़ा जोर से बोलो, समझ में नहीं आ रहा है टाइप कर दो। उसके बाद जब वैल्यू है वोल्टेज की, जब वैल्यू है 5 तो वोल्टेज की वैल्यू 5 है तो करंट है 0.30। जब वोल्टेज की वैल्यू है 5 तो करंट 0.30। ठीक है, जब वोल्टेज की वैल्यू है 0.68, 0.68 मतलब 1 से थोड़ा सा कम और 0.5 से थोड़ा सा बड़ा, है ना? तो जब इतनी वैल्यू है तो करंट की वैल्यू है 0.40। ये जो है, एक मिनट, ये वाली वैल्यू गलत लिखी हुई है, ये 0.68 नहीं है बेटा, 6.8 है, 6.8। तो 6.8 कहाँ होगा आगे, यहाँ 5.5, 6, 6.5। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आगे दिखा रहा हूँ यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 0.40। ठीक है, अब जरा देखिएगा, अब जरा देखिए, अब इन डॉट्स को आपको ज्वाइन करते चले जाना है, जैसे ये डॉट्स हैं, तो अब यहाँ पर जो लाइन है वो लाइन हमको थोड़ी सी कर्व दिखाई दे रही है इस तरीके से, क्योंकि मैंने ये अंदाजे से बनाया है। आप लोग इसको ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो आप देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है, समझ गए मेरी बात? तो जो चीज यहाँ बताई कि ग्राफ बिटवीन वी एंड आई, जो वी और आई के बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है, ऐसे ही यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। ये समझ में आ गया सबको? यस सर। फिर इन्होंने कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। तो रेजिस्टेंस कैसे निकाला जा सकता है? रेजिस्टेंस कैसे निकाला जा सकता है? बाय ओम्स लॉ। तो जब ओम्स लॉ है तो ओम्स लॉ में मेरे को मालूम है V इज इक्वल टू आई आर होता है। V इज इक्वल टू आई आर। तो यहां से रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? V अपॉन आई। रेजिस्टेंस हो जाएगा V अपॉन आई। V अपॉन आई, तो आप कोई भी केस ले लीजिए, जैसे 0.85 और 0.05। 0.85 और करंट कितना? 0.05। तो आप देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया। 5, 17 जा 80। रेजिस्टेंस कितना आ गया? 17 ओम। आपको लगता है ये प्रोपोर्शनल है या नहीं, तो आप कोई और वैल्यू ले लो, जैसे ये वाली वैल्यू है तो यहाँ पर भी 1.70 अपॉन 0.10। आप देखो 1.70 अपॉन 0.10 पॉइंट गया, यहाँ से भी पॉइंट गया, 0 से 0 17 अपॉन 1, यहाँ पर भी क्या आ गया? 17 ओम। उसके अलावा कोई और वैल्यू ले लो, आप ले लो 3.5 अपॉन 0.20। 3.5 अपॉन 0.20, पॉइंट गया, ऊपर आ गया 100, पॉइंट गया, नीचे आ गया 10। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इस जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये आ गया लगभग 17.5। ठीक है, तो आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए और v अपॉन आई करिए, आपका जो रिजल्ट है वो या तो 17 या 17.5, मतलब 17 के आसपास का ही रिजल्ट आएगा। तो दिस इज कॉल्ड द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्ट एंड करंट। समझ गए बच्चों? बताइए, क्लियर है सभी को? इस तरीके का मेंटली प्रिपेयर्ड रहना, मेंटली प्रिपेयर्ड रहना कि इस तरीके का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है और ग्राफ भी बनाने के लिए पूछा जा सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, कोई भी वैल्यू ले लो, मान लो मैंने ये वाली वैल्यू भी ले ली ना, तो आप ये देखो 6.8 अपॉन 0.40, 0.40 को 0.4 बोलो, पॉइंट से पॉइंट कर दिया, एंड 17 4 68, तो तब भी 17 ओम ही आ रहा है।
तो आप कोई भी वैल्यू लेंगे आपका रेसिस्टेंस विल कम आउट टू बी अ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है? Yes, sir. सभी को क्लियर है? हाँ जी सर। ठीक है जी। उसके बाद हाँ हम जी सर। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। फिर हम ना कुछ फैक्टर्स की बात करते हैं कि रेसिस्टेंस और किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। आपने ये तो बता दिया कि रेसिस्टेंस इज अ कांस्टेंट वैल्यू, है ना, लेकिन ये डिपेंड किस किस पर करता है जरा ये देखना है। तो मैं ये बता रहा हूँ इधर से, ग्राफ बिटवीन वी एंड आई वाला ये पोर्शन बता रहा हूँ। एक्सक्यूज मी सर। बेटा बताइए। सर मेरे को एक डाउट था सर, इस डेटा में जो हमें दिया सर, इसमें जब हमें वो जो वोल्टेज सर 0.30 डीवी थी और करंट 0.5 दिया हुआ था सर इसमें, सॉरी, तो सर उसको डिवाइड करने में सर 17 नहीं आएगा सर इसमें। एक मिनट देखो जरा, ये जो दे रखा है हाँ 0.30 और 5, जैसे मान लीजिए 5 है ना, 5.0 और अपॉन 0.30, पॉइंट गया ऊपर आ गया 10, ये हो गया लगभग 50/3, ठीक है? तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 × 3, 5 - 3 कितना हो गया? 5 - 3 हो जाएगा 2, 20 हो गया, 3 6 18 और 20 - 18 करेंगे फिर से 2, तो 16.67 आ रहा है। तो बेटा अप्रोक्सीमेटली इसको 17 बोल देंगे, है ना? थोड़ा बहुत वेरिएशन चलेगा, मतलब 17 के आसपास की वैल्यू होनी चाहिए। और सर मैंने शायद एक डिवीजन में मिस्टेक भी कर ली थी सर। क्या तुमने उल्टा कर दिया था क्या? 3/5? सर मैंने 0.5 कर दिया था सर इसे, फिर मैंने इसमें फर्दर मल्टीप्लाई कर रहा था। ठीक है, समझ गए? यस सर। चलिए जी, अब अगला देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स affecting the resistance of a conductor. Factors affecting the resistance of a conductor. अच्छा, क्या क्या होते हैं? फर्स्ट है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। पहला फैक्टर जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। दूसरा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। तीसरा है नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। चौथा है टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स हो गए। ठीक, अब हम अगर चारों पॉइंट्स को अलग अलग देखें तो क्या हो जाएगा? ये मैं डाउन जैसे ग्राफ बनाया था, सबसे पहला पॉइंट दे रखा है कि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर, वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लेंथ किस पर डिपेंड करता है, यानी कि वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फर्स्ट है R is directly proportional to L, तो ये लेंथ पर किस तरह से डिपेंड करता है? फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, तो लेंथ पर डिपेंड करता है। कैसे? कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ।
सेकेंडली जो रेजिस्टेंस है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है। किस तरह से कि R is inversely proportional to the area of cross section of the conductor। थर्ड है नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है, मतलब अगर मैं कोई कॉपर का वायर लूंगा तो उसका रेजिस्टेंस अलग होगा, सिल्वर के वायर का अलग होगा, गोल्ड के वायर का अलग होगा। चौथा है टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। अगर टेम्परेचर कंडीशंस मान लीजिए हम बहुत ज्यादा गर्म किसी कंट्री में वहां पर टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं तो वहां पर सॉरी रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस कुछ और आएगा। अगर किसी कोल्ड कंट्री में रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो वो रेजिस्टेंस कुछ और आएगा। तो अब ये मेरे को दो Excuse me, sir. हाँ जी बताइए। सर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर दोबारा समझा दीजिए। हाँ मैं बता रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ। देखिए रेजिस्टेंस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अगर मान लीजिए मेरे पास कोई कंडक्टर है तो कंडक्टर जनरली ऐसा होता है जैसे कि कोई वायर होती है, और वायर क्या होता है, वायर होता है सिलेंड्रिकल शेप का। तो वायर का कुछ रेडियस होगा यहाँ पर आर। तो ये वाला जो एरिया आ जाएगा ना, दिस एरिया, दिस कैपिटल है, दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। मान लीजिए मैं ये कहूँ कि ये एक वायर है, ठीक है, तो इस वायर में इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है। अगर इस वायर को मैं ऐसे यहाँ से देखूं तो यहाँ से मुझे सर्कुलर दिखाई देगा। तो ये जो सर्कुलर एरिया है, दिस एरिया इज नोन एज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया। दूसरा, ये जो वायर है, इस वायर की जो लेंथ है इसको मैंने बोल दिया L। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जितनी वायर की लेंथ लंबी होगी रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। जितना वायर का एरिया कम होगा उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जितना एरिया ज्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा। मेरी बात समझ में आ गई सबको? Yes, sir. यस सर। हाँ जी सर। बातें क्लियर है? सर जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही एरिया कम होगा। उतना एरिया कम होगा। एरिया और रेजिस्टेंस दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कार्तिक आवाज आ रही है, समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, कृष्णांशी क्लियर है? यस सर। ओके, लक्ष्य दोनों, लक्ष्य राजपूत, लक्ष्य शर्मा? Yes, यस sir. सर। ठीक है जी। अब जरा देखिएगा कि कंबाइनिंग दीज टू, combining these two to R is directly proportional to L upon A। अगर इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो R is directly proportional to L upon A। समझ गए? अब अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना है तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट आ जाएगा, दिस इज नोन एज रो। इसको बोलते हैं RHO, रो। इसका प्रोनाउंसिएशन रो होता है, RHO। और ये किसके लिए होता है? इसको बोलते हैं बेटा रेसिस्टिविटी। ये एक नई टर्म आई है आप लोगों के लिए, रेसिस्टिविटी। ठीक, रेसिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है? देखिए मैं रेसिस्टिविटी कैलकुलेट करूंगा, ये मेरे पास क्या हो गया, रो L अपॉन A इज इक्वल टू R। तो ये A इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, रो L इज इक्वल टू R A। तो रो कितना हो जाएगा, R A। अब रेजिस्टेंस की यूनिट कितनी होती है बेटा? ओम। एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। और लेंथ की यूनिट होती है मीटर। तो यहाँ पर 1 मीटर से ये 1 मीटर कट गया तो इसकी यूनिट क्या हो गई? ओम मीटर। बताइए समझ में आ गया सभी को? Yes, sir. हाँ जी सर। ऐसा ही यूनिट ऑफ रो यानी कि रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी की असल यूनिट होती है ओम मीटर। अच्छा, ये करने के बाद में फिर नेक्स्ट मेरे को क्या देखना है इसमें, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A हो गया। तो हम ये कहते हैं कि रेसिस्टिविटी जो है, रेसिस्टिविटी एक दूसरा कांस्टेंट हो गया। रेसिस्टिविटी का मतलब ये है कि ये टोटली, याद रखिएगा, रेसिस्टेंस तो फिर भी वेरी कर सकता है लेकिन रेसिस्टिविटी पूरे के पूरे मटेरियल की एक कांस्टेंट होती है। रेसिस्टिविटी का ना तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, ना लेंथ से, किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं।
रेसिस्टिविटी फिक्स होती है, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। ठीक है, अच्छा उसके बाद मैं इसका एक क्वेश्चन करूंगा, बेटा क्वेश्चन नोट करिए सब बच्चे, और बस 1 मिनट रुको, मैं पानी पी रहा हूँ जरा। ये क्वेश्चन देखते हैं। The copper wire of length 2 meter a copper wire of length 2 meter and area of cross section a copper wire of length 2 meter and area of cross section 1.7 into 10 की power minus 6, 1.7 into 10 की power minus 6 meter square has a resistance of of 2 into 10 की power minus 2 ohms, 2 into 10 की power minus 2 ohms. Full stop. Calculate the resistivity of copper. Calculate the resistivity of copper. ठीक है, ये दे रखा है। तो आप देखिएगा क्या क्या वैल्यूज दे रखी हैं, पहले तो हम वो देखेंगे। कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, एक कॉपर वायर है जिसकी लेंथ दे रखी है 2 मीटर, यानी कि L is equal to 2 मीटर। उसके अलावा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A ये दे रखा है 1.7 into 10 की पावर minus 6 मीटर स्क्वायर। रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, R 2 into 10 की पावर minus 2 ohms। कैलकुलेट द रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर। ये पूछ रहे हैं कि आप रो निकालिए, तो सीधी सीधी बात है भाई, रो जो है, रो का ये फॉर्मूला होता है RA अपॉन L। तो हम ये कहेंगे रो इज इक्वल टू RA अपॉन L। तो ये हो गया 2 into 10 की पावर minus 2 मल्टीप्लाइड बाई 1.7 into 10 की पावर minus 6 अपॉन लेंथ कितनी है 2 मीटर। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 1.7 into 10 की पावर minus 8 ओम मीटर। समझ गए सब बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी, इसके बाद एक क्वेश्चन और देखेंगे। A copper wire has a diameter of Sir, resistivity से कितने मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं? 3 नंबर का क्वेश्चन। Okay. A copper wire has a diameter of 0.5 millimeter, 0.5 millimeter and resistivity of resistivity of 1.6 into 10 की पावर minus 8, 1.6 into 10 की पावर minus 8 ओम मीटर। फुल स्टॉप।
अब इसमें दो चीजें पूछी गई हैं। फर्स्ट है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर, what will be the length of this wire what will be the length of this wire to make its resistance, to make its resistance, to make its resistance how much? 10 ohm. To make its resistance 10 ohm. A part तो ये हो गया। B part है हाँ जी, बी पार्ट देखिएगा। ए पार्ट तो ये हो गया। बी पार्ट में ये पूछ रहे हैं कि हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज, हाउ मच डज द resistance, how much does the resistance change if the diameter is doubled, if the diameter is doubled? सॉल्यूशन देखिए इसका, a copper wire has a diameter of 0.5 मिलीमीटर। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं कॉपर का वायर बना लेता हूँ। पहले वायर ऐसे ही बनेगा जैसे सिलिंड्रिकल होता है। A copper wire has a diameter of 0.5 मिलीमीटर। मतलब बेटा इसका रेडियस, रेडियस क्या हो गया? 0.5 अपॉन 2 millimeter. R is equal to 0.5 upon 2 multiplied by 10 की पावर -3 मीटर। याद रखिएगा जब भी कभी मिलीमीटर आ जाए तो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब एक ही बात हो गई कि आप 1000 से डिवाइड करते हैं, ठीक है? तो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और मैंने डिवाइड बाय 2 क्यों करा? क्योंकि डायमीटर दे रखा था 0.5, तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो रेडियस निकल जाएगा। रेसिस्टिविटी कितनी दे रखी है? रेसिस्टिविटी यानी कि रो इज गिवन एज 1.6 into 10 की पावर -8 ohm meter. What will be the length of this wire to make its resistance 10 ohm? ये पार्ट रेसिस्टेंस दे रखा है 10 ohm, वो पूछ रहे हैं लेंथ बताइए। तो हम ये कहेंगे रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। एल को इधर ले आओ तो रो इधर आ जाएगा। इट इंप्लाइज दैट एल इज इक्वल टू आर ए अपॉन रो। बताइए समझ गए ना? एल की वैल्यू कैसे निकली? एल इधर ले आए और रो नीचे ले गए, तो ये हो गया आर ए अपॉन रो। आर कितना है? 10 ओम। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मुझे दे नहीं रखा तो मैं निकालूंगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है? ये होता है हमारे पास, ये सर्कल ही तो है, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा बेटा पाई आर स्क्वायर अपॉन रो कितना है? 1.6 into 10 की पावर -8, 1.6 into 10 की पावर -8। अब क्या करेंगे इसमें? आप ये देखिएगा कि वैल्यू डालेंगे हम, तो देखो 10 मल्टीप्लाइड बाई 22 अपॉन 7 और आर स्क्वायर मतलब 0.5 अपॉन 2 कितना हो गया? 0.25 इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर अपॉन
1.6 into 10 की पावर -8। अब इसको सिंप्लीफाई करिए। देखिएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 0.25 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 0.0625। 10 की पावर -3 का स्क्वायर, जब पावर पे पावर होती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -3 into 2 10 की पावर -6 अपॉन 1.6 into 10 की पावर -8, ये हो गया। अब 10 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पॉइंट है थोड़ा एक पॉइंट इधर खिसक जाएगा, ये हो गया 0.625 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -8 ऊपर चला जाएगा तो 10 की पावर +8 -6 अपॉन 1.6। ठीक है, अब पॉइंट गया नीचे आ गया 1000, पॉइंट गया ऊपर आ गया 10। 625 मल्टीप्लाइड बाई 22, 7 को नीचे ही ले आओ इंटू 16 इंटू 1000। 10 की पावर 8 -6 कितना हो गया? 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 मतलब 100, 100 इंटू 10 कितना हो गया? या बल्कि छोड़ो, ये तो हो गया 0 से तो 0 कट ही गया 100, और 10 की पावर 2 कितना हो गया? 100, तो इस 100 से ये 100 कट जाएगा। उसके बाद ये जो 22/7 है इसको तो आप 3.14 ही बोल दो, और ये कितना हो जाएगा? 16 4 का 64 होता है, 16 3 का 48, तो ये बचेगा 14, 145 आ गया, 145 यानी कि 16 9 का 144 और 10 यानी कि 10 आ गया। 10 हमारे काम का नहीं है तो एक 0 आ गया। 100 16 6 96, 6 आ जाएगा, फिर 40 आ गया, 40 16 2 32, और फिर हाँ 39.0625 मल्टीप्लाइड बाई 3.14। जरा कैलकुलेटर में देखना कितना आ रहा है आंसर, कैलकुलेटर से करके देखिए। बताइए। Sir, 122.65625। ठीक है, तो 122.7 बोल देंगे अप्रोक्सीमेटली, ये हो गया। लेकिन आपने ये 39.0625 है, आपने इतना लंबा पॉइंट के बाद दिया, लेकिन हम तो 2 ही नंबर तक लेते हैं ना। तो मैंने इस वजह से करा क्योंकि 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया, ये किसी भी नंबर को डिवाइड कर देते हैं। ओके, हाँ, ये प्रॉपर्ली कर देते हैं किसी भी नंबर को डिवाइड, 2 4 8 16, इस वजह से मैंने कहा कि पूरा करीब डिवाइड हो रहा है। तो 122.7 क्या मीटर लेंथ आ गई। ठीक है जी। उसके बाद बी पार्ट में इन्होंने पूछा है हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा अगर डायमीटर को डबल कर दिया जाए तो। ठीक है, तो इसका इस क्वेश्चन में दिए हुए डेटा से कोई लेना देना नहीं है, बस ये पूछ रहे हैं कि अगर डायमीटर को डबल कर दें तो रेजिस्टेंस में क्या फर्क आएगा। तो आप ये देखिएगा बी पार्ट में है R is equal to rho L upon A। ठीक है, R is equal to rho L upon A। Now, where A is equal to pi R square। अब हम ये कहते हैं कि A को आप R पर डिपेंड मत रखिए,
क्योंकि क्या क्वेश्चन में दे रखा है, इफ द डायमीटर इज डबल, तो इसको आप डायमीटर की टर्म्स में निकाल लो, जो एरिया है ना इसको डायमीटर की टर्म्स में निकालिए। देखिए कैसे निकलेगा, पाई मल्टीप्लाई बाई आर क्या होता है डी बाई 2 डायमीटर अपॉन 2, इसका होल स्क्वायर, ये हो जाएगा पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, ये हो गया पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है जी। ये करने के बाद में जब मेरा एरिया आ गया पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, देयरफॉर रेजिस्टेंस हो गया रो एल अपॉन, एक ही जगह डालिए पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। मैं जानता हूँ डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है, ये आ गया 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर। बेटा ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। मतलब अगर मैं डायमीटर की टर्म्स में रेजिस्टेंस निकालना चाहूँ तो वो ये आएगा 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर। ये सबको समझ में आ गया कि नहीं बताइए? यस सर। हाँ जी सर। सभी को क्लियर है? यस सर। प्रांजल क्लियर है? रुचिर Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. ओके एक्सक्यूज मी सर। बताइए। सर मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आया था फिजिक्स के, अभी जो हुआ था। सर मैं पूछूं आपसे? बताओ। सर वो ये क्वेश्चन था कि हमको दो वायर्स दे रखे, कॉपर की और सिल्वर की, उनकी लेंथ इक्वल है और दोनों की रेजिस्टेंस भी इक्वल है, तो कौन सी वायर थिकर होगी और क्यों? ठीक है, अभी तो पहले ये कंप्लीट करते हैं, टाइम थोड़ा कम बचा हुआ है, कल करवाता हूँ। ठीक है ना? ओके सर। हाँ, क्वेश्चन चाहे तो ग्रुप पर चाहे मेरे को आप भेज देना। ओके सर। देखिएगा रेजिस्टेंस ये है 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर। ठीक है, डायमीटर की टर्म्स में। अब इन्होंने बोला हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। अगर डायमीटर को डबल कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? हम ये कहेंगे नाउ इफ diameter is doubled, तो न्यू डायमीटर क्या हो गया? न्यू डायमीटर को आप बोल दीजिए डी डैश। डी डैश इज इक्वल टू पुराने डायमीटर का डबल 2d। डी डैश इज इक्वल टू 2d, डायमीटर इज डबल्ड, देयरफॉर न्यू रेजिस्टेंस को आप बोलिए आर डैश। आर डैश क्या हो जाएगा? लेंथ सेम है, रेजिस्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, रेजिस्टिविटी सेम है क्योंकि मटेरियल सेम है। 4 इज अ कांस्टेंट, तो 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर। तो पाई इज अ कांस्टेंट, लेकिन डायमीटर की जगह मैं नया रेजिस्टेंस निकाल रहा हूँ, तो डायमीटर आ जाएगा डी डैश, पाई डी डैश का स्क्वायर, पाई डी डैश का स्क्वायर। और डी डैश क्या है? 2d। मैं लिखूंगा 4 रो एल अपॉन पाई इंटू 2d का स्क्वायर, 4 रो एल अपॉन 4 पाई डी स्क्वायर। इसमें डिनोमिनेटर वाले 4 से ऊपर वाला 4 काटना मत, बताता हूँ क्यों। 1/4 अलग कर दिया और यहाँ लिखेंगे 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर। 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर क्या था? मेरा ओरिजिनल रेजिस्टेंस, 1/4 मल्टीप्लाइड बाई ओरिजिनल रेजिस्टेंस। तो अगर डायमीटर डबल कर दिया जाए तो जो नया रेजिस्टेंस है वो ओरिजिनल रेजिस्टेंस का 1/4 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है? क्वेश्चन कई बार आ चुका है ये सीबीएसई में, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। When diameter is doubled, when diameter is doubled, resistance becomes 1/4 of its original value. 1/4 of its original value.
समझ गए सभी बच्चे? यस सर। चलिए जी, आज इतना ही करिए, आगे का कल करते हैं कंटिन्यू। हाँ सर, सेकंड लास्ट स्टेप से दोबारा समझा दीजिए। अच्छा, एक मिनट, इसमें ऐसा है, ये जो है ना ये वाला, यहाँ पर 4 रो एल अपॉन 4 पाई डी स्क्वायर, तो मैंने क्या करा, जो डिनोमिनेटर वाला 4 है इसको अलग निकाल दिया, 1/4 कर दिया, ठीक है। सर हाँ, सर 4 से 4 तो कट भी सकता है। मैं वही तो कह रहा हूँ, जब मैंने बोला था तुम ध्यान से सुन नहीं रहे हो, 4 से 4 को मुझे काटना नहीं है, मैंने क्या करा, मैंने ये डिनोमिनेटर वाला 4 अलग निकाल दिया, उससे क्या हुआ, 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर, ये मेरा ओरिजिनल रेजिस्टेंस है, 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर। यस सर। तो अगर डायमीटर को डबल कर देंगे, अगर डायमीटर को डबल कर देंगे, तो हमारा जो नया रेजिस्टेंस आएगा, इट विल बिकम 1/4 ऑफ द ओरिजिनल रेजिस्टेंस। यस सर। हाँ, बस ये पूछा कि भाई कोई भी जो रेजिस्टेंस है, मतलब कोई भी जो वायर है, अगर उसका डायमीटर डबल कर दिया जाए तो उसके रेजिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा, समझ गए?